मैं कलकत्ता में अपनी नौकरी में प्रमोशन पाकर सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत था। सेल्स के सुचारू संचालन करने वाले लोगों को लेकर उनके कार्य क्षेत्र में ट्रैवल कर सेल्स बढ़ाना मेरा काम था। मेरे घुमक्कड़ स्वभाव के अनुरूप मिले काम की वजह से मैं बेहद खुश था। एक बार मुझे करीम नगर में जाना था। वहाँ मुखर्जी दा हमारी कंपनी के लिए काम करते थे, इसलिए उन्हें हमारे आगमन की व्यवस्था करने के लिए अपने कार्यक्रम की तय रूपरेखा पहले ही भेज दी थी। मुझे याद आ रहा था जब मेरे पिताजी यहाँ कार्यरत थे, हम उनके साथ जाया करते थे और करीम नगर से थोड़े पहले ही आता था एक डाक बंगला जहाँ हम रहा करते थे। डाक बंगला सड़क से थोड़ा हटकर जंगल के पास बना था। डाक बंगले के खानसामा जो उसका सारा इंतजाम और देख रेख करते थे, उनका नाम रहीमन खान, हम उन्हें रहीमन चाचा कहते थे। वहाँ जाने के लिए हमारा मन हर वक्त उतावला रहता। वजह दो थे। पहला, रहीमन चाचा का बेटा अकबर जो हम उम्र था और उसके साथ हमारी खूब बनते थे, हम सारा दिन खेला करते थे। और दूसरी, रहीमन चाचा के हाथ का बना खाना, खासकर चिकन करी, उसका स्वाद कभी मेरे ज़ुबान से मिटता ही नहीं। करीम नगर जाने का कार्यक्रम तैयार होते ही मुझे आज इतने सालों के बाद एक बार फिर रहीमन चाचा और अकबर की याद आ गई। मन ही मन खुश हो गया कि समय निकाल कर उनसे मिलने ज़रूर जाऊंगा। कलकत्ता से करीम नगर तकरीबन बस से 3 घंटे का समय लगता है, इसलिए मैंने सुबह 8 बजे के बस से जाने का तय किया, जिसकी खबर मुखर्जी दा को भेज दी। मुखर्जी दा भी मेरे ही उम्र के थे, पर शुरू से ही हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए दोनों का ही नाम दादा शब्द का इस्तेमाल करके लेते थे। सुबह जब मैं बस स्टैंड पहुंचा तो बस तैयार थी और मुझे एक बढ़िया सीट भी मिल गई। मैं बस के कंडक्टर से बोला, करीम नगर आने से 3-4 मील पहले ही बता दे। ठंडी हवा में जाने कब मैं नींद के आगोश में चला गया, तभी कर्कश आवाज़ में कंडक्टर ने मुझे जगाया और बोला, दादा करीम नगर आ रहा है। मैंने बस रुकवाया और उतर गया। फिर मैं अपने बचपन के याद के भरोसे चल पड़ा उस डाक बंगले की तलाश में। काफ़ी दूर तक चलने के बाद भी जब कुछ समझ में नहीं आया तो मुखर्जी दा को फ़ोन किया। मुखर्जी दा परेशान थे, बोले, बस तो आ गई पर आप कहाँ हैं? अपना पता बताया तो वो बोले, जहाँ है वहीं रुके, और वो अगले 5 मिनट में पहुँच गए। मैंने उन्हें रहीमन चाचा और अकबर के बारे में बताया तो वो बोले कि डाक बंगले पर अब कोई नहीं रहता। जब हम उस जगह पर पहुँचे तो देखा वो बंगला जर्जर हालत में था। मैं रहीमन चाचा और अकबर का नाम लेकर आवाज़ लगाता रहा, पर सब कुछ बेकार। एकाएक सुबह से छाए बादल मूसलाधार बारिश में बदल गए और हम दोनों मजबूरी में उस बंगले के बरामदे में जाकर खड़े हुए। बारिश की फुहार में हम दोनों गीले होने लगे तो कोशिश की तो देखा दरवाज़ा खुला था, अंदर कुछ सामान पड़ा था। हम दोनों वहाँ बैठ गए। बहुत भूख लगी थी और चाचा की याद भी आ रहे थे। तभी हमारे नाक में सुंदर चिकन की वही गंध जिसका मैं दीवाना था, वो गंध आने लगी। दोनों परेशान थे, अंदर की ओर चले गए। जाकर देखा मेज पर चिकन, सब्जी, चावल गर्म, साफ प्लेट सब कुछ रखा हुआ है। हम आश्चर्यचकित हो गए। लगा कि कोई तो है घर में। ऊपर कमरे में देखने के लिए झांका तो सांस अटक गई।
मेरी उम्र का एक लड़का बिस्तर पर मरा पड़ा हुआ था, जिसको चाकू मारा गया था और वो उसके सीने के आर पार हो गया था। डर के मारे मैं वहां से भागा तो देखा किचन में चाचा पंखे से लटके हुए थे। मैं चीखता हुआ बाहर भागा और पीछे मुखर्जी दा भी दौड़े। अपनी स्कूटर उठा हम फर्राटे से मुखर्जी दा के घर पहुंच गए। शाम होने को थी। खाना खाते हुए याद आया अपना ब्रीफ केस तो मैं वहीं छोड़ आया। रात में वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए सुबह पहुंचे। आसपास के लोगों से जब चाचा के बारे में जानकारी चाहे तो मालूम हुआ कई सालों पहले कुछ असामाजिक तत्वों को अपने डाक बंगले में गलत इस्तेमाल करने से मना करने पर कुछ लोगों ने अकबर को चाकू मारकर मार दिया, जिस कारण चाचा ने किचन में खुद को पंखे से लटकाकर मार लिया। दरवाजे पर धीरे से दबाव पड़ते ही दरवाज़ा खुल गया। अंदर देखा मेरा ब्रीफ केस ज़मीन पर पड़ा था। हमारे पैरों के निशान थे जमी धूल पर। किचन, ऊपर के कमरे में हर जगह में इसका सबूत था कि वो वहाँ आए थे। पर वो खाना, बिस्तर, फर्नीचर, किसी भी चीज़ का कोई निशान नहीं था। सभी आश्चर्यचकित थे कि आखिर उस रात हुआ क्या था। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। इस समय रात के 12 बज चुके थे। सुल्तान को दूसरे शहर में अपने अब्बू के लिए दवा लेने जाना था। कुछ दवाइयों का इस शहर में टोटा पड़ गया था और जो थोड़ी बहुत मिल भी रहे थे उनके दाम दवा विक्रेताओं ने बहुत बढ़ा चढ़ा कर लगा रखे थे। सुल्तान को लगा अगर पास वाले शहर से दवा ले आई जाए तो बहुत सस्ती पड़ेगी, क्योंकि उसके अब्बू की दवा बहुत लंबे समय तक चलनी थी। इसलिए वो आज सुबह ही लखनऊ निकल गया था। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो वहाँ हर हाल में हर दवा मिल ही जानी चाहिए थी। दवा लेकर लौटते हुए काफ़ी रात हो चुकी थी। आधी रात होने को आई, इसलिए बस स्टेशन पर अब बिल्कुल सन्नाटा होने लगा था। दूसरे दिन डॉक्टर से मिलकर दवा दिखा लेंगे, ये सोचकर वो बस अड्डे से बाहर निकला। उसने साइकिल स्टैंड से अपनी साइकिल निकाली और घर के लिए आगे बढ़ने लगा। देर हो चुकी थी। वो इस समय तक थक भी चुका था और जल्दी से जल्दी बस घर पहुंचना चाहता था, जिससे वो आराम कर सके। इसलिए उसने आज शॉर्टकट वाला रास्ता ले लिया। उसे आराम के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। वो जल्दी जल्दी बस घर पहुंचकर सोना चाहता था। उसे ये भी नहीं पता था कि अभी बहुत कुछ होने वाला है। इस शॉर्टकट वाले रास्ते से होता हुआ एक छोटा रास्ता करीब 50 मीटर का बाईं ओर जाता था, जो आगे जाकर कब्रिस्तान में ख़त्म होता था। सुल्तान ने जब इस रास्ते पर जाने का तय कर लिया था तो उस समय उसके दिमाग में सिर्फ थकान से जल्दी छुटकारा पाने के लिए घर पहुंचने की जल्दी थी। उस समय कब्रिस्तान की बात उसे याद नहीं आई थी। जल्दबाजी में सुल्तान ने शॉर्टकट वाला रास्ता पकड़ तो लिया, पर जब आधा रास्ता पार हो गया तब उसे याद आया कि आगे कब्रिस्तान आने वाला है। जैसे जैसे कब्रिस्तान पास आने लगा उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। इस समय तक वो अपने घर और बस स्टेशन के बीचों बीच आधे रास्ते पर था, तो ना तो उसमें लौटने की हिम्मत थी और ना ही आगे जाने की हिम्मत पड़ रही थी। उसे आगे जा रहे एक बारात के डीजे गाने की आवाज़ सुनाई पड़ी, इसलिए उसकी थोड़ी हिम्मत बंधी और अंततः उसने आगे जाने का फैसला ले लिया।
फिर थकान नींद से मजबूर होकर साइकिल पर उसके पैर अपने आप ही उठे। तभी उसे एक सजा धजा आदमी उसकी तरफ ही आता दिखाई पड़ा। उसके कपड़े चमचमा रहे थे, उसका परफ्यूम जैसे पूरा महक सा रहा था। मानो लग रहा था कि वो उसी बारात में शरीक होने जा रहा हो। उसने सुल्तान को देखा तो सुल्तान को रोक कर बोला, भाई तुम्हें कहाँ तक जाना है? अपनी साइकिल पर मुझे भी बिठा लो ना, बस आगे जा रही उस बारात तक छोड़ दो। मेरे पैर में चोट आ गई है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं पिछड़ गया हूँ, बड़ी कृपा होगी। सुल्तान ने अब ध्यान दिया, वो सचमुच थोड़ा लंगड़ा रहा था। वो साइकिल से नीचे उतरा और वहीं सड़क पर बैठकर उस बाराती के पैर को अपने घुटने पर रखकर उसके पैर दबाने लगा। उस बाराती के एड़ी में चोट लगी थी। सुल्तान ने अपने लाए सामान में से एक बैंडेड लगाया और एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा भी लगाया। पैर दबाने और दवा लगाने से उस बाराती को थोड़ा आराम मिल गया। सुल्तान ने अपने बैग से एक गौज का बंडल निकाला और उस आदमी के पैरों में कसकर लपेट दिया। गौज लपेटने से उसे आराम मिला और उसने सुल्तान को धन्यवाद दिया। इतना करने के बाद सुल्तान को एक बार फिर से कब्रिस्तान का ध्यान आ गया। सुल्तान ने सोचा, कब्रिस्तान आने वाला है, अच्छा है इसका साथ मिल गया, रास्ता आसानी से कट जाएगा। और अब फिर वो उसे अपनी साइकिल पर सहारा देकर पीछे बैठा लिया। थोड़ी देर बाद वो आदमी थोड़ा मग्न होकर गाना गाने लगा। सुल्तान सोचने पर मजबूर हो गया कि उसने बैठाया तो था एक आदमी को, पर यह गाना औरत की आवाज़ में गा रहा है। चलो कोई बात नहीं, गाना बढ़िया गा रहा है। और सुल्तान ने भी गाने में अपना सुर मिला दिया। पीछे वाला मुसाफिर बोल उठा, भाई तुम तो गाना भी बहुत बढ़िया गाते हो। इसके बाद दोनों ने एक दो गाने और मिलकर गाए। थोड़ी दूर चलते ही एक बारात जाती दिखी, जिसकी आवाज़ सुल्तान ने थोड़ी पहले सुनी थी। जल्दी ही वो उस बारात तक पहुंच गया। अब सुल्तान उस बारात की भीड़ के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहा था। सभी बाराती मग्न होकर नाच गाने में व्यस्त हैं। मजबूरन सुल्तान बारात के पीछे पीछे चलने को मजबूर था। कब्रिस्तान के पास आने तक पीछे बैठा बाराती चुपचाप रहा और सुल्तान के बारात के पास पहुंचने तक ही साइकिल पर पीछे बैठा रहा। वो बाराती अब साइकिल से उतर चुका था और सुल्तान से बोला, सुल्तान भैया आपका बड़ा धन्यवाद, आपने मेरे पैर का इलाज कर दिया और मुझे बारात तक भी पहुंचा दिया। फ़िलहाल ये मेरी निशानी रखिए, शायद इसकी ज़रूरत पड़ने वाली हो। अरे कैसी ज़रूरत? देख लेना, ज़रूरत का क्या, कभी भी पड़ सकती है। मुझे आपकी मदद करके खुशी मिलेगी। मदद? कैसी मदद? पर मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? सुल्तान ने पूछा तो उसने जवाब दिया, मुझे सब कुछ पता है और हाँ, मुझसे मिलते रहना ज़रूर, मैं यहीं रहता हूँ। और इतना कहकर उस आदमी ने सुल्तान की जेब में अपने हाथ से कुछ रख दिया। सुल्तान नाना कहता ही रह गया, पर वो आदमी सुल्तान की जेब में कुछ रखकर आगे बारात के साथ चल पड़ा। सुल्तान बारात के पीछे पीछे अभी भी चल रहा था और गनीमत मना रहा था कि अच्छा हुआ जो बारात मिल गई, वरना कब्रिस्तान का सोचकर डर के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। बस अब कब्रिस्तान वाला मोड़ आ गया था। इसके बाद कोई डर की बात नहीं थी। सुल्तान अभी भी बारात के पीछे पीछे चल रहा था। बारात अब अचानक कब्रिस्तान वाले उस छोटे रास्ते के लिए मुड़ी। सुल्तान कब्रिस्तान की तरफ बारात को जाते देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि बारात
कब्रिस्तान में क्या जा रही है? कब्रिस्तान में आखिर बारात का क्या काम? देखते ही देखते वो छोटा रास्ता पार करते ही पूरी बारात अचानक से कब्रिस्तान में घुस गई और एकदम से गायब हो गई। सुल्तान चौंक गया। पूरी की पूरी बारात एकदम से कैसे गायब हो सकती है? हालांकि गानों की आवाज़ अभी भी आ रहे थे। क्या उसने किसी भूतों की बारात को देखा? किसी भूत को अपनी साइकिल पर बैठा कर यहाँ तक लाया? डर के मारे अब उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी साइकिल बढ़ाने में कि किसी तरह कब्रिस्तान जल्दी से जल्दी पार हो जाए। पर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका गला सूख रहा हो, शरीर का खून सूख गया और पैरों की ताकत जैसे खत्म ही हो गई। साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। डर से कांपते सुल्तान को कुछ याद नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि दुआ पढ़ते हैं, पर डर के मारे कोई दुआ उस समय याद ही नहीं आई। दिमाग सुन्न पड़ गया। सारी दुआएं एकदम से भूल गया। बस उसके मुंह से मुश्किल से अल्लाह अल्लाह ही निकल पा रहा था। वो जड़वत हो चुका था और थोड़ी देर में अल्लाह अल्लाह रटते रटते उसका डर कुछ कम हुआ और जल्दी ही वो अपने घर की सड़क तक भी आ गया। घर आकर सुल्तान थरथराते शरीर के साथ ही पहले अपने अब्बू का हाल चाल लेने गया, पर डरते कांपते देखकर अब्बू ने भी पूछा कि क्या हुआ, ऐसे कांप क्यों रहे हो? पर सुल्तान ने सिर्फ थके होने की बात कही। फिर जल्दी से कपड़े बदले और भूख और डर ख़त्म करने के लिए चाय बनाई और 2 स्लाइस ब्रेड की निकाली। चाय के साथ ब्रेड खाया। जब बेड पर सुल्तान लेटा तब आज रात की बात सोचते हुए कब उसकी आंख लगी उसे होश ही नहीं आया और वो खर्राटे मारते हुए सो गया। दूसरे दिन जब वो सोकर उठा तो सिर पर थोड़ा दर्द था। फ्रेश होने के लिए उसने चाय बनाई और बीती रात की घटना के बारे में सोचने लगा। क्या सचमुच उसने भूतों की बारात देखे थे? फिर तो जो बाराती उसकी साइकिल के पीछे बैठा था वो भी भूत ही रहा होगा। उसे झुरझुरी हो आई। उसने उस भूत के साथ मिलकर गाना गाया था। फिर उस भूत ने जाते जाते अपनी निशानी के तौर पर उसकी जेब में कुछ रखा था। क्या रखा था? सुल्तान जल्दी से उठा और अपनी शर्ट देखने के लिए सोचा। सुल्तान पिछली रात की बात याद करके उस भूतिया बारात के बारे में सोचने लगा। उसके साथ साइकिल पर बैठा हुआ बाराती रात में तो नहीं पर अब खौफनाक लगने लगा था। भूतों से भिड़ंत के बाद अब भी वो किसी के साथ साझा करना चाह रहा था। फिर उसे उस भूत की कही बात याद आई कि कभी भी मदद की ज़रूरत हो तब बताना, उसे मदद करके खुशी मिलेगी। क्या भूतों में भी मदद करने की सदायता होती है? उसने तो सिर्फ भूतों के खौफनाक होने की ही बात सुनी थी। उस भूत ने उसकी जेब में अपनी निशानी के तौर पर कुछ भी रखा था जिस पर अभी तक सुल्तान का ध्यान नहीं गया था। क्या रखा था जेब में? सुल्तान ने सोचा। फिर तुरंत ही ये बात भी दिमाग में आई कि भला भूतों के पास क्या ही हो सकता है जो वो देंगे। फिर भी सुल्तान का दिल हो आया कि चलो एक बार शर्ट की तरफ चेक कर ही लेते हैं। इतना सोचकर सुल्तान ने अपनी शर्ट उठाई और शर्ट पर कुछ भारी सा उसे लगा। उसने जेब में हाथ डाला। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उसके हाथ में कोयले के 5 टुकड़े थे। ये कोयले उस भूत की मदद करने के लिए उसके लिए एक इनाम था। उसने कोयले जेब से बाहर निकालने चाहे, पर जैसे ही उसने कोयलों को बाहर निकाला वो 5 कोयले के टुकड़े 5 सोने के चमचमाते सिक्कों में तब्दील हो गए। सुल्तान की आंखें चमक उठी। उसने एक प्लेट उठाई और उस पर सिक्कों को रख दिया
फिर उस प्लेट को उठाकर अपने अब्बू को दिखाने गया और फिर अब्बू को पूरी बात बता दी। अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। उनके घर में पैसे की बहुत दिक्कत थी, इसीलिए तो सुल्तान अपने अब्बू का इलाज नहीं करवा पा रहा था। अब शायद इन सिक्कों की मदद से वो अपने अब्बू का इलाज करवा पाए, और सुल्तान ने वैसा ही किया। कुछ ही महीनों में उसके अब्बू बिल्कुल सही हो गए और फिर सुल्तान ने मन ही मन उस भूत वाले बाराती का शुक्रिया अदा किया।